अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज करवाएंगे बच्चों क्लास 8 को। चैप्टर है प्रोपोर्शन, चैप्टर नंबर 4 है बच्चों। प्रोपोर्शन मीन्स क्या होती है, हम अपनी डेली रूटीन में भी बहुत यूज़ करते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन आपकी हर वक्त यूज़ हो जाता है। वी सी वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोपोर्शन इन नेचुरल एंड इन आवर डे टू डे लाइफ। हम जिंदगी में रोज़मर्रा देखते हैं प्रोपोर्शन की अपनी डेली लाइफ में। कैसे देखते हैं बच्चों? देखो, लेंथ ऑफ शेडो टू योर हाइट्स इज़ प्रोपोर्शनल टू सन्स एल्टीट्यूड इन। बच्चों, आप देखते हो जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो आपका साया बनता है, शेडो बनता है, ठीक है। अब जैसे जैसे सूरज की रोशनी कम होती जाती है, शेडो की जो है वो प्रोपोर्शनली जो शेडो जो होता है वो बड़ा होता जाता है। आपकी हाइट से जो शेडो होता है वो दुगना हो जाता है। जब और ज़्यादा कम होती है लाइट तो उससे भी बड़ा जो है वो शेडो बन जाता है। उसके अलावा बच्चों, हम मोस्ट कॉमन यूज़ टू प्रोपोर्शन इन इज़ इन कुकिंग एंड बेकिंग। हम जब कुकिंग कर रहे होते हैं या बेकिंग कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो क्वांटिटी पे डिपेंडेंट होती हैं कि अगर हम किसी चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा कर देते हैं तो उसकी टेस्ट जो है वो चेंज हो जाती है, और अगर जितनी कम कर देते हैं वो उतनी ही कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई खाना बना रहे हो आप, अगर उसकी खाने में मिर्ची ज़्यादा डाल दें, क्वान्टिटी उसकी ज़्यादा कर देते हैं तो वो स्पाइसी हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है। अगर किसी खाने में हम बेकिंग पाउडर वगैरह डाल दें तो वो उस हिसाब से उसकी जो ग्रो होती है वो जो ज़्यादा हो जाती है। तो मतलब यहाँ पर भी हम क्या देखते हैं? रेशियो प्रोपोर्शन देखते हैं। अब इसी तरीके से हम अपनी डेफिनेशन बताते हैं आपको। तो बेटा देखिएगा, रेशियो की डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। द रेशियो इज़ द कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स और क्वांटिटीज़। रेशियो होता है किसी दो नंबर्स या दो क्वांटिटीज़ के दरमियान। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 5 रुपीज़ हैं और हमारे दोस्त के पास 10 रुपीज़ है तो हम लोगों के दरमियान कितने नंबर का डिफरेंस होगा, कंपैरिजन होगा। तो हम देखते हैं 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, यानी कि 1:2, 1:2 यानी कि 1:2 का जो है हमारे दरमियान कंपैरिजन होगा। मतलब मेरे जो पैसे वो इसके मुकाबले में हाफ़ है, ठीक है। मेरे जो पैसे वो इसके मुकाबले में हाफ़ है, तो इसका मतलब है हमारे में कितना कंपैरिजन होगा, हमारे में डबल होगा। या आप ये कह सकते हो कि हमारे फ्रेंड के पैसे जो है वो हमारे मुकाबले में डबल हैं। अगर आप अपने लिहाज से कह रहे हो तो हम कहेंगे हमारे पैसे जो है इसके मुकाबले में हाफ़ है, और अगर अपने दोस्त के हिसाब से कह रहे हो तो हम कहेंगे हमारे पैसे इसके मुकाबले में क्या है, डबल है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बता दें चलूँ बेटा, रेशो हमेशा क्वान्टिटीज़ इक्वल होनी चाहिए। मीन्स अगर मैं किसी चीज़ का कंपेरिज़न कर रही हूँ तो दूसरी चीज़ का यूनिट भी सेम होना चाहिए। अगर मैं किसी की हाइट का कंपैरिजन कर रही हूँ तो दूसरे साइड पे भी मेरे पास हाइट ही कंपैरिजन में होना चाहिए, वेट कंपैरिजन में नहीं होना चाहिए। हाइट का कंपैरिजन वेट से नहीं हो सकता, सही है। या फिर आप देख लो कि किसी के कलर का कंपैरिजन किसी की हाइट से नहीं हो सकता। समझ आ रही है? अगर कलर का कंपैरिजन कराना है तो कलर से कराएंगे, हाइट का कंपैरिजन कराना है तो हाइट का कंपैरिजन कराना है। इसी तरीके से बच्चों, इसी तरीके से हम किलोग्राम का कंपैरिजन ग्राम से नहीं करवा सकते, तो किलोग्राम को भी किस में चेंज करना पड़ेगा? ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो यूनिट क्या होनी चाहिए बच्चों? सेम होना चाहिए, वरना कंपैरिजन नहीं होता। अब हम आपको बताते हैं प्रोपोर्शन क्या होता है। तो प्रोपोर्शन की तरफ आते हैं, जो आपका टॉपिक है प्रोपोर्शन। इक्वलिटी बिटवीन टू रेशियोज इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन। मीन्स अगर दो हमने रेशो, पहले तो रेशो मीन्स होती है दो क्वांटिटीज़, ठीक है। जैसे मैंने कहा था 5 रुपीज़ मेरे पास है, 5 रुपीज़ मेरे दोस्त के पास, ठीक है। इसको कंपैरिजन को क्या बोलते हैं? रेशो। इसी तरीके से दूसरी क्वांटिटीज़ हो, इक्वलिटी हो, यानी कि दूसरी क्वांटिटीज़ हो, जैसे मेरे और अदर, हम दो दोस्त हैं लेकिन दो कोई और भी दोस्त हैं, उनके पास भी इस तरीके से पैसे हैं। एक के पास है 10 रुपीज़, ठीक है, एक के पास है 20 रुपीज़। मेरे और मेरे दोस्त के पास जो है 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 1:2 इसका डिफरेंस है। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्वांटिटीज़ हैं, क्वांटिटी डिफरेंस है। क्या इनका रेशो सेम होगा? 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। इसका मतलब क्या हुआ? हम लोगों के रेशोज़ आपस में सेम है। इसके पास मेरे से डबल पैसे। अब जो अदर साइड है, हमारे पास दूसरे साइड पे जो दो दोस्त हैं उसके पास भी दूसरे से डबल है, यानी कि इन लोगों का रेशो और इन लोगों का रेशो सेम है। जब क्वांटिटी सेम हो रेशो की, इसको बेटा हम कहते हैं प्रोपोर्शन।
अब प्रोपोर्शन तो समझ आ गया। प्रोपोर्शन की दो काइंड्स होती है, एक होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, होती है इन्वर्स प्रोपोर्शन, जो आपके पूरे चैप्टर में यूज़ होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होती है? तो बेटा डायरेक्ट प्रोपोर्शन को समझने के लिए एक ईजी सी एग्जांपल दूंगी बेटा आपको। प्रोपोर्शन मतलब होता है, आपको पता चल गया, चार क्वांटिटीज़ को हम जब सॉल्व करते हैं उनका इक्वलिटी को हम प्रोपोर्शन कहते हैं। अब डायरेक्ट क्या होती है? देखो बच्चों, इस तरीके से, जो फॉर एग्जांपल मेरे पास बुक्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास उसकी कॉस्ट है, प्राइस कह लो, कॉस्ट कह लो, ठीक है। अब मेरे पास जो बुक है, अगर मैं बुक ख़रीदने जा रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 10 बुकें ली हैं, 10 बुक्स ली हैं, और उसकी कीमत आ रही है हमारे पास 100 रुपीज़, सही है। तो मैंने 10 बुक ली हैं, उनकी कीमत 100 रुपीज़ है। अगर इसी तरीके से मैं क्वांटिटीज़ बढ़ाती हूँ, बुक में ज़्यादा ख़रीदती हूँ, 20 बुक ख़रीदती हूँ, 20 बुक्स, यानी कि मैंने अपनी क्वांटिटी बढ़ा दी। अगर मैं क्वांटिटी बढ़ाती हूँ तो मुझे कॉस्ट यानी कि मुझे ज़्यादा महंगी पड़ेगी ना, पहले 100 थी, अब कितनी हो रहेगी, अब 200 हो जाएगी, समझे। यहाँ मैंने क्वांटिटी बढ़ाई यहाँ पर, यानी कि इसका एरो आ गया ऊपर, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ रही है ना, जब बढ़ती है तो एरो कहाँ जाता है, ऊपर। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एरो समझना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से कॉस्ट भी देखो, कॉस्ट भी ऊपर जा रही है, कीमत बढ़ गई ना, जब हमने क्वांटिटी बढ़ाई है तो कीमत भी बढ़ गई है। जब हम एक चीज़ को बढ़ा रहे हैं और दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, इसको बोल रहे हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक का असर दूसरे पे वैसे ही हो रहा है, एक चीज़ का बढ़ाने का, इंक्रीज़ कर रहे हैं हम इसको, तो ये भी इंक्रीज़ हो रहा है, इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। लेकिन अगर आप कहो कि मिस अगर किसी चीज़ को डिक्रीज़ कर रहे हैं और दूसरी चीज़ भी डिक्रीज़ हो रही है, क्या वो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगी? हाँ बिल्कुल होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगेन एक और बुक ले लेते हैं। मैंने पहले ली थी 20 बुक्स, सही है, वो पड़ी थी मुझे 200 रुपीज़ की। अब मैं आगे जाके 10 बुक्स और लेती हूँ, मैंने क्या करा, बुक्स कम कर दी, तो मुझे पैसे भी कम। रेशो कहाँ जा रहा है, आपका एरो कहाँ जा रहा है, नीचे। क्यों? क्योंकि मैंने बुक्स की तादाद में कमी कर दी और कॉस्ट भी जो है वो कम हो जाएगी। इसके ऊपर भी वही असर हुआ, कम करने से डिक्रीज़ हुआ, इसके ऊपर भी डिक्रीज़ हुआ। मतलब जब हम किसी चीज़ को डिक्रीज़ करते हैं, कम करते हैं, दूसरी साइड पे भी वही असर हो रहा है। इसको बेटा कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सिर्फ इतनी सी चीज़ थी, जब एक चीज़ बढ़ाने से दूसरी चीज़ में इजाफा होता है, उसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। किसी चीज़ को कम करने से दूसरी चीज़ में भी कमी आती है, यानी कि इसका असर बिल्कुल वैसा ही होता है, कॉरस्पॉन्डिंग असर होता है। इसका असर इस पर वैसे ही होता है, जैसे अगर कम करते हैं तो असर कम ही होता है, ज़्यादा करते हैं तो असर ज़्यादा होता है। इसको कहते हैं बच्चों डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो बेटा डायरेक्ट प्रोपोर्शन के हवाले से मैं आपको मज़ीद और इन्फॉर्मेशन दे दूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कि y डायरेक्ट प्रोपोर्शन है x के। मैं क्या बोलती हूँ, y डायरेक्ट प्रोपोर्शन x के। तो बेटा मैं प्रोपोर्शन बोलूँगी नहीं, ना लिखूँगी, मैं ऐसा साइन बनाऊँगी, y डायरेक्ट प्रोपोर्शन है x के। अगर मुझे ये जुमला लिखने के लिए मिलता है तो मैं इसको ऐसे लिखूँगी, या मैं कहती हूँ x डायरेक्ट प्रोपोर्शन है y के, तो मैं ऐसे लिखूँगी। ठीक है मेरे बच्चों, अब यहाँ पर आपने कर दिया सॉल्व, लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका भी आता है, वो हम एक्सरसाइज के अंदर भी मज़ीद बताएंगे। लेकिन फिल वक्त मैंने आपको ये बता दिया, जब हम प्रोपोर्शन यूज़ करते हैं लफ्ज़, तो इसका मतलब है हमें ऐसा साइन यूज़ करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, हमें ऐसा साइन यूज़ करना पड़ता है, इसको प्रोपोर्शन कहते हैं। और बच्चों एक छोटी सी बात और अगर दिमाग में रख सको, जब हम सॉल्व करने के लिए प्रोपोर्शन को निकालते हैं, तो प्रोपोर्शन जब सॉल्व होती है तो क्या करती है, अपने आप को इक्वल में चेंज करती है, और इसकी जगह पे एक वर्ड आ जाता है, कॉन्स्टेंट कहते हैं इसको, के। समझ आ रही है बच्चों, क्या आ जाता है, कॉन्स्टेंट के आ जाता है। बहुत सारी बातें एक साथ जमा हो जाएंगी तो आपको एक्सरसाइज बहुत आसान लगेगी। इसी तरीके से अगर हम यहाँ करते हैं, इक्वल आ जाएगा इसकी जगह, और इसकी जगह कॉन्स्टेंट यानी के आ जाएगा। के नया वर्ड है, और ये के का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है इस प्रोपोर्शन में, मैं आपको अभी एक्सरसाइज के दरमियान आपको समझा दूंगी बच्चों। फिलहाल कितना समझ लो, प्रोपोर्शन होता है, साइन हटता है तो के आ जाता है, बस, और ज़्यादा नहीं समझो, ज़्यादा हम एक्सरसाइज में समझाएंगे बच्चों। यहाँ भी बिल्कुल इसी तरीके से प्रोपोर्शन हटेगा तो क्या आ जाएगा, के इक्वल टू के आ जाएगा, बस। अब हम आते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। बेटा इन्वर्स प्रोपोर्शन आता है अगला टॉपिक, ठीक है। इन्वर्स प्रोपोर्शन मीन्स क्या होती है, जब किसी एक क्वांटिटी के इजाफे से दूसरी क्वांटिटी में क्या आ जाए, कमी आ जाए। कैसे, चलो सीखते हैं। ठीक है, 10 लोग काम कर रहे हैं और काम ख़त्म होता है बच्चों 5 दिनों में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम अगर मैन कम कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो काम ज़्यादा दिनों में ख़त्म होगा या कम दिनों में ख़त्म होगा, सोच के बताएं। लोग पहले 10 थे, 5 दिनों में काम हो रहा था, अब 5 लोग छोड़ के चले गए। अब 5 लोग जब छोड़ के चले गए, काम कितने दिनों में ख़त्म होगा जी, काम ख़त्म क्या होगा, काम ज़्यादा दिनों में ख़त्म होगा, यानी कि 5 के रेशो में 10 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आप देखो,
यहाँ रेशो हमने क्या करा, क्वांटिटी क्या आई, कम करी, तो एरो कहाँ जाएगा बच्चों, नीचे मुझे तो एरो नीचे आएगा। और यहाँ डेज़ की क्वांटिटी बढ़ गई, इसका मतलब है एरो क्या आ जाएगा, ऊपर। एक एरो नीचे, एक एरो ऊपर। यहाँ क्वांटिटी कम करने से दिनों में इजाफा हो गया, तो इसका मतलब है एक रेशो कम, एक रेशो ज़्यादा, इज कॉल्ड इन्वर्स प्रोपोर्शन। समझ आ रही है बात जी। अब इन्वर्स प्रोपोर्शन को कैसे हम लिखेंगे बच्चों, इन्वर्स प्रोपोर्शन को कैसे लिखेंगे बेटा जी। अगर मैं आपको कहूँ y इन्वर्स प्रोपोर्शन है x के, तो बेटा यूँ लिख दूँगी तो ये तो वो हो जाएगा ना डायरेक्ट। इन्वर्स के लिए हम लगा देते हैं 1/x। समझ आ गई। इन्वर्स के लिए क्या लगाते हैं, 1/, इन्वर्स के लिए 1/x। और डायरेक्ट के लिए क्या होता है बच्चों, डायरेक्ट के लिए ओनली प्रोपोर्शन का साइन। ठीक है, तो हम इस तरीके से लिखते हैं। उसको सॉल्व करने का भी बच्चों वही तरीका है कि ये हटेगा और क्या लगेगा, इक्वल लगेगा, और k आएगा और 1/x आ जाएगा, और कुछ भी नहीं करना। समझ आ गई बच्चों। अब स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज। अच्छा, इससे पहले एक छोटी सी और बात बताती चलूँ, क्योंकि आपकी जो पहला क्वेश्चन आ रहा है या सेकंड क्वेश्चन आ रहा है ब्लैंक्स और MCQs का आता है, ट्रू फॉल्स का होता है, तो उसके अंदर वो सारी की सारी बातें बता दी जाती हैं जो हमें एक्सरसाइज के अंदर पढ़ानी होती हैं। तो वो 2 क्वेश्चन जो हैं आपके एक्सप्लेन करने वाले, वो मैं आपको लास्ट में करवाऊँगी। हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जब हम करेंगे, जब हमारी एक्सरसाइज फिनिश होने वाली होगी, क्योंकि सारी चीज़ें वो हमें खुद ब खुद आ जाएंगी। फिल इन द ब्लैंक्स में और ट्रू फॉल्स में बतानी है, सारी की सारी चीज़ें उसमें अप्लाई हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 है हमारा, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, हमारे पास जो है y, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, अब ये टेबल नहीं देख रहे हम। y क्या कर रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन बना रहा है किसके, x के, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन बना रहा है तो सिंपल x आएगा। ठीक है, ये बात तो आपको समझ आएगी। उसके बाद वो क्या बोलता है कि 4 टेबल में देखिएगा, 4, 20, 7, 35, 11, ये मिसिंग वैल्यू है। मिसिंग वैल्यू आपने कंप्लीट करनी है। क्या आएगा, 4 की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 4 है और y 20 आता है, तो इनके दरमियान कितने नंबर का प्रोपोर्शन होगा। सही है, वो आपने पहले फाइंड करना है। वो इस एग्जाम्पल के अंदर फिट बैठेगा। अभी हम ये सारा कुछ भूल जाते हैं, पहले हम पहला नंबर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो पता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन कर रहे होते हैं। चलो एक चीज़ और भी बता दूँ, यहाँ पर हमारी वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही हैं। क्या हो रही है, हमारी वैल्यूज़ इंक्रीज़, 4 से 7, 7 से 11, आगे भी मज़ीद इंक्रीज़ हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी इंक्रीज़ हो रही है, 20, 35 समथिंग इंक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब है जब एक साइड हम बढ़ाते हैं, दूसरा साइड भी इंक्रीज़ हो रहा है, इसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। और यही हमारा सवाल है, हमें कभी y फाइंड करना है और कभी x फाइंड करना है। तो बेटा बहुत आसान है। आप सबसे पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शन का हमने फार्मूला लिखा। फार्मूला लिखने के बाद हम क्या करते हैं बच्चों जी, हम क्या करते हैं, ये हटाते हैं प्रोपोर्शन और उसकी जगह आते हैं कांस्टेंट k आ जाता है। सही है, यहाँ तक हम आपको बात समझा चुके हैं। अब हमें सबसे पहले बच्चों k फाइंड करना है, और जब हम k फाइंड कर लेंगे तो हम मिसिंग वैल्यू पुट कर सकते हैं। जब तक हमें k फाइंड नहीं होगा तो हम मिसिंग वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास वैल्यूज़ क्या क्या गिवन है। हमारे पास वैल्यू गिवन है 4। अच्छा, इनमें से कोई सी भी वैल्यू ले सकते हो। मैं 420 ले रही हूँ, आप 735 भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है बच्चों। मैं 420 ले रही हूँ, आप 735 लेकर देखना, k की वैल्यू बिल्कुल सेम ही आएगी। देखिएगा बच्चों, मैंने x की जगह पे लिखा है बच्चों 20, k मुझे फाइंड करना है। आप कहोगे मिस फाइंड x y करना है। हाँ बेटा, फाइंड y करना है, लेकिन मैं पहले k की वैल्यू फाइंड करूँगी, तभी मैं प्रोपोर्शन कर सकती हूँ, वरना मैं प्रोपोर्शन नहीं सॉल्व कर सकती। x की वैल्यू बच्चों क्या है, x की वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास 4, हमने लिख दिया 4। बेटा 4 मल्टीप्लाई करा रहा है, वहाँ जाके क्या कराएगा बच्चों, वहाँ जाके क्या कराएगा, डिवाइड कराएगा। k को अकेला करना था, k अकेला हो गया क्योंकि k फाइंड होगा। 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो k हमारे पास आ गया बच्चों 5। अब k फाइंड करने का फ़ायदा क्या हुआ, हम अपनी आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आप गौर करोगे ना बच्चों, तो देखो 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35। अब बिल्कुल इसी तरीके से 11 1 ज़ा 11, 11 5 ज़ा 55। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे, लेकिन मैं आपको पूरा रिटर्न में करके दिखाऊंगी ताकि आपको परेशानी ना हो। तो पहली वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं किसकी, वी फाइंड, क्या कर रहे हैं, वी फाइंड y। सही है, फाइंड करना है हमने y, क्योंकि ये y फाइंड करना है हमने। तो हम सबसे पहले अपना फार्मूला देखेंगे। हमारे पास फार्मूला यहाँ से लेंगे, y इक्वल है k एंड x। तो क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, क्योंकि हमें x गिवन है, y हमें फाइंड करना है।
तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, वैल्यूज ऑफ लिखा है क्योंकि मुझे के भी डालना पड़ेगा ना, जो फाइंड किया है मैंने, के एंड एक्स। तो मैं लंबा इसलिए करूँ क्योंकि बच्चों ये वाली वैल्यू आपको आसानी से समझ आ जाएगी और आगे भी क्वेश्चन करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ आएगा। वरना तो आप 11 5 से कर सकते हो, 55 कोई इशू नहीं है बेटा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा सही करके बताऊँगी ना। तो y की जगह क्या लिखेंगे, y लिखेंगे क्योंकि y फाइंड करना है। k की जगह पे 5 लिखेंगे और x की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा, गिवन वैल्यू क्या है 11, तो मैंने लिख दिया 11। 11 5 से कितना होता है बच्चों 55, तो y आ गया आपके पास 55, तो मैं y की जगह लिख दूंगी बच्चों 55। तो बेटा सेकंड आपने फाइंड क्या करना है, सेकंड आपने x फाइंड करना है, जबकि y आपके पास क्या है 100। अगेन यही पूरा सॉल्व करने का यही तरीका है। तो सेकंड फाइंड करना है v फाइंड x, तो क्या करेंगे बच्चों, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू नहीं लिखा हमने, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y एंड k, सही है, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं क्योंकि मैंने लिखा नहीं था, इन इक्वेशन 1। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या था, y इक्वल k और x, तो y की जगह पे हमने क्या लिखना है बच्चों 100, k की जगह पे क्या लिखना है बच्चों 5 और x तो हमें फाइंड करना है। अब इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है बच्चों, और मल्टीप्लाई का साइन किस में चेंज होता है, वहाँ जाता है तो डिवाइड में। तो डिवाइड करते हैं, 5 1 5, 5 20 100, तो x हमें फाइंड हो गया है, x क्या हो गया है हमारे पास 20, और अब हम अपने टेबल में लिख देते हैं 20। और बच्चों आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आसानी से। तो ये बच्चों आपको समझ आ गया होगा। आप करवाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बड़ा इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल गिविंग द y, गिविंग दैट y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू x। तो कहता क्या है कि आपने इन्वर्सली प्रोपोर्शन है y के, तो y सबसे पहले तो हम लिखते हैं सॉल्व। तो y किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन बना रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन x के बना रहा है। तो अभी इन्वर्स है तो इसका मतलब है 1/x लिखेंगे। समझ आ गया, इन्वर्स में क्या आता है 1/x में आ जाता है और डायरेक्ट में सिर्फ x रहता है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, y निकालते हैं, उसकी जगह पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो क्या आ जाता है 1/x। चलिए यहाँ तक तो बात समझ आ गई। अब हमें क्वेश्चन की तरफ आना है। हमें गिवन वैल्यू है 9 24 27 9 81 समथिंग, जो भी हमें वैल्यू मालूम करनी है। ओके, तो बेटा यहाँ पर हमने देखना क्या है, वैल्यूज़ में यहाँ इजाफा हो रहा है और यहाँ देखोगे तो वैल्यूज़ में क्या आ रही है, कमी आ रही है। अब किस रेशो के हिसाब से कमी आ रही है, पहले हम वो मालूम करते हैं किस रेशो के हिसाब से कमी आ रही है, उसके बाद ही हम y को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे बच्चों, k। तो बेटा k फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमने कोई सी भी वैल्यू उठानी है। मैं फर्स्ट उठा लेती हूँ, तो y की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1। मैंने इक्वेशन नहीं लिखा यहाँ पर, इक्वेशन 1, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन 1 में y के 1/x है, इक्वेशन 1 है। इनमें पुट करनी है वैल्यू, y की वैल्यू क्या किया और x की जगह पे 9 हमने लिख दिया। अब ये जो पूरा पोर्शन है ना, ये यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों 27 के पास आ जाएगा। डिवाइड में तो किस में जाएगा बच्चों, ये मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 9/1 हो जाएगा। 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, हम नहीं लिखेंगे, सही है। 27 9 से कितना होता है बच्चों, 27 9 सा होता है 27 मल्टीप्लाई बाई 9 इक्वल होता है 243 के। तो हमने लिख दिया 243, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है इसलिए हमने 1 नहीं लिखा। के तो फाइंड हो गया बच्चों, लेकिन हमें सिर्फ एक वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम लिखेंगे पुटिंग वी फाइंड y, सही है। फाइंड क्या करना है y, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ k एंड x, सही है, इन इक्वेशन 1, ठीक है।
इन इक्वेशन को क्या करेंगे बच्चों हम y फाइंड करने के लिए k की वैल्यू क्या है ये 243 मल्टीप्लाई बाय 1/x। x की वैल्यू क्या है ऊपर बच्चों गिवन 81। सही है। अब हम इसको इससे डिवाइड करते हैं और देखते हैं क्या आता है। 81 1 ज़ा 81, 81 3 ज़ा 243 और ये आ गया बच्चों आंसर आपका y फाइंड हो गया है जो है 3। अब हम ऊपर जाके यहाँ पर 3 लिख देते हैं और बेटा ये आपका आंसर है। अब इसके बाद करवाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। वे बोट कवर 15 किलोमीटर इन 3 आवर्स। एक बोट जो है वो 15 किलोमीटर 3 घंटों में डिस्टेंस कवर करती है। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 2 आवर्स। तो बताइए कि वो 2 घंटों में कितना कवर करेगी डिस्टेंस। तो बच्चों दो क्वांटिटीज है, एक डिस्टेंस है और एक क्या है आवर्स है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिस्टेंस और दूसरी साइड पे क्या लिखेंगे आवर्स। डिस्टेंस कितना है बेटा 15 किलोमीटर और कितने आवर्स में करती है 3। तो बेटा देखिएगा अगला क्या है बच्चों डिस्टेंस हमें पता नहीं है तो हम लिखेंगे x। कितने आवर्स है 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस तय करेगी। जाहिर सी बात है बेटा अगर हमारे टाइम जो है वो कम हो रहा है तो टाइम जो है वो क्या हो रहा है कम किया जा रहा है। एरो कहाँ आएगा बच्चों नीचे आएगा क्योंकि टाइम कम हो रहा है। अब इसके दरमियान देखो अगर टाइम कम हो रहा है तो डिस्टेंस भी क्या करेगी कम तय करेगी। जाहिर सी बात है अगर हम टाइम कम कर रहे हैं तो डिस्टेंस भी वो क्या करेगी कम तय करेगी। तो इसका एरो भी क्या आएगा नीचे आएगा। तो बेटा एरो बहुत ज़रूरी है समझ लाना क्योंकि अगले जो क्वेश्चन होंगे उनमें एरो की बहुत ज़्यादा अहमियत है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो रही है यहाँ कमी आ रही है तो यहाँ पर भी कमी आएगी। अब हम क्या करते हैं बच्चों इस एरो की टैल है और ये हेड है। ये एरो की टैल है ये हेड है। जहाँ टैल होगी ना डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने उतारना है टैल वाला पोर्शन पहले उतारना है और हेड वाला पोर्शन बाद में उतारना है। ओके नोमिनेटर क्या बनेगा टैल वाला और हेड वाला बनेगा डिनोमिनेटर। यहाँ पर भी 3 और नीचे क्या आएगा बच्चों 2। इसके बाद क्या करेंगे हम दोनों साइड पे फ्रैक्शन आ रही है तो हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि 15 को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से और 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे x से तो 3x हो गया 3x। 15 2 से क्या हो गया बच्चों 30 और यहाँ पर आ गया 3x। x फाइंड करना है x यहीं रुकेगा बच्चों और 3 जो है वो 30 के पास चला जाएगा अपाउंड में। 3 1 ज़ा 3 3 10 ज़ा क्या हो गया 30। तो हमारे पास डिस्टेंस क्या आया बच्चों कितना डिस्टेंस कवर करेगी। डिस्टेंस विल भी कवर भी लिख सकते हैं डिस्टेंस भी लिख सकते हैं यानी कि डिस्टेंस को हम एक्स से शो कर रहे थे। कितना करेगी बच्चों 10 कितना किलोमीटर। किलोमीटर में तो किलोमीटर लिखना बच्चों ये है आपका आंसर। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 मैन है डिग कैन डिग एक घड़ा खोदते हैं 6/6 होल नंबर है 3/4 मीटर्स लॉन्ग। इतना लंबा एक घड़ा खोदते हैं। ट्रेंच मतलब होती है जैसे कोई खंदक होती है कोई बड़ा घड़ा होता है। इन 1 डे एक दिन के अंदर हाउ मनी मैन कितने लोग चाहिए कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। शुड बी एम्प्लॉयड इस वर्कर्स काम करने के लिए फॉर द डिजिंग ऑफ 27 मीटर्स लॉन्ग ट्रेंच इन 1 डे कि वो कितने एक दिन में कितने ज़्यादा लोग चाहिए क्योंकि गड्ढे की जो है ना वो मीटर्स लंबी हो गई है ना। पहले 3/4 थी लेकिन अब 27 मीटर्स लॉन्ग हमें गड्ढा खोदना है। एक खंदक जिसे कहते हैं वो बनानी है ट्रंक बनानी है। तो इसके लिए हमें और कितने मजदूर चाहिए होंगे। पहले 11 मजदूर एक दिन में इतना गड्ढा खोद रहे थे लेकिन अब वो कितने 27 मीटर गहरा गड्ढा खोदना है लेकिन उसके लिए अब हमें कितने मजदूर चाहिए होंगे। दिन वही है बच्चों। तो सबसे पहले हम लिखते हैं आपके पास मैन कितने हैं बच्चों। मैन है आपके पास 11 ठीक है और वो गड्ढा खोद रहे हैं डिज 6/3/4 लेकिन इसको हम सही फॉर्म में लिखेंगे तो बच्चों 6 4 सा कितना होता है 24 25 26 27 27/4 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 6.75 ठीक है। ये आप रखेंगे इन मीटर मैंने लिखा नहीं मीटर में कितना हो गया इतना मीटर हो गया। ओके अब हमने करना क्या है हमने 11 कितने मजदूर चाहिए हमें पता ही नहीं है और कितने मैन चाहिए
और गड्ढे की जो है वो मीटर लॉन्ग बढ़ गया है, लंबाई मतलब और ज़्यादा गहरा खोदना है, 27 मीटर लॉन्ग उसको गड्ढा खोदना है। तो बेटा आप कॉमन सेंस यूज़ करते हैं। हमारे पास ये जो है एरिया, इसमें आप देखोगे 6.75 और ये 27, तो दोनों में से बड़ा कौन है, यानी कि 27 ज़्यादा आपने लंबा गड्ढा खोदना है। तो ये एरो जो है वो क्या जा रहा है, गड्ढा ज़्यादा गहरा खोदना है, तो एरो कहाँ जा रहा है, ऊपर, क्योंकि हमें ज़्यादा चाहिए ना, तो क्वांटिटी बढ़ रही है, तो क्या आएगा, एरो ऊपर आ जाएगा। अब लोग भी हमें ज़्यादा चाहिए, क्योंकि गड्ढा ज़्यादा खोदना एक ही दिन है, तो हमने लोग भी ज़्यादा चाहिए, ये भी एरो कहाँ जाएगा, ऊपर। तो बेटा ये भी बना रही है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, कोई परेशानी नहीं है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। टेल देख लो, टेल कहाँ पर है, एक्स के पास है, एक्स ऊपर लिखेंगे, 11 नीचे लिखेंगे। टेल किसके पास है, 27 के पास है, 27 ऊपर लिखेंगे और 6.75 नीचे लिखेंगे। अब क्या कराएंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके साथ, 11 को 27 के साथ, तो ये आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाई 6.27, तो आ जाएगा 6.75 मल्टीप्लाई बाई x हो गया। 11 को 27 से मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट, 11 मल्टीप्लाई बाई 27, 297, क्या आता है बच्चों, 297। x यहीं रुकेगा बच्चों, और 297 के पास आ जाएगा 6.75, डिवाइड कर लो बच्चों, 297 डिवाइडेड बाई 6.75, क्या आ रहा है बच्चों, 44। तो हमारे पास कितने और चाहिए मैन, 44। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, आंसर जो आपको इसी लगे। तो बच्चों ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर करते हैं 7। तो बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, अ टैप, सॉरी 6 टैप, टैप मीन्स होती है नल, टूटी वगैरह जो होती है जिससे पानी भरा जाता है। 6 टैप है, कैन फिल अ टब, और वो भर सकते हैं एक टब को इन 30 मिनट्स, 30 मिनट में। एक टब है जिसको 6 टैप जो है, 6 नल जो है वो पानी भर रहे हैं, कितने देर में, 30 मिनट में, 30 मिनट्स में, आधे घंटे में। हाउ मनी टैप्स कैन फिल इन 20 मिनट्स, तो बता रहे हैं कि 20 मिनट्स में भरने के लिए उस टब को कितने और टैप चाहिए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे टैप, और क्या दिया हुआ है बच्चों, और दिया हुआ है मिनट्स। टाइम भी लिख सकते हैं, चलो टाइम लिख देते हैं। टाइम दिया हुआ है किसमें, मिनट में टाइम दिया हुआ है, इन मिनट में दिया हुआ है, सही है। अच्छा जी, टैप 6 कितनी देर में पानी भर रहे हैं, 30 मिनट में। अब टैप हमें पता नहीं कितने चाहिए, जबकि पानी हमें 20 मिनट में भरना है। कितने मिनट में भरना है, 20 मिनट में। अब ये देखो, गौर करो, यहाँ पर देखो बच्चों, गौर से सुनिएगा। टैप कम है, टाइम 30 मिनट है, टैप और चाहिए, टाइम कम हो गया है। यहाँ कम हो रहे टैप, और सॉरी यहाँ मिनट्स कम हो रहे हैं, जबकि टैप में हमें इजाफा करना पड़ेगा। ये बनेगी इन्वर्सली प्रोपोर्शन। यहाँ टैप क्या हो रहा है बच्चों, कम, जबकि सॉरी टाइम जो हो रहा है वो कम हो रहा है, टैप जो हो रहा है वो बढ़ रहा है, क्योंकि टैप ज़्यादा। कॉमन सेंस यूज़ करो बेटा, जब हमें टैप में, जब हमें जल्दी टाइम खर्च करना है, यानी कि जल्दी पानी भरना है, तो टैप भी ज़्यादा चाहिए होगी अमूमन। तो बेटा इसमें आपको खुद सोचना पड़ेगा। टेल कहाँ पर है हमारी, नीचे x, ऊपर क्या है 6, यहाँ पर टेल कहाँ पर है 30 पे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 20, सही है। अब क्या करना है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई, 20x ज़ा 20x, 630 ज़ा 180, 630 ज़ा 180, ठीक है। अब क्या करना है, x को फाइंड करना है, x यहीं रुकेगा, 180 के पास क्या चला जाएगा, 20 मल्टीप्लाई में किस में जाएगा बच्चों, डिवाइड में, 21 ज़ा 20, और 20 90 ज़ा होता है, वैसे 90 आएगा, 29 ज़ा जी, 29 ज़ा क्या हो गया 180। तो x फाइंड हो गया, यानी कि 9 नल, 9 टैप चाहिए होंगे। तो क्या करेंगे, 9 मोर देम टैप, यहाँ पर हम टैप लिख देते। टोटल टैप कितने चाहिए होंगे, 9, तो हमारा पानी 20 मिनट में भरेगा। तो बेटा ये आपका आंसर है।
अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। इन अ हॉस्टल, एक हॉस्टल में ऑफ 50 गर्ल्स, 50 लड़कियां हैं, ठीक है। देयर फूड प्रोविजन आर फॉर 40 डेज, और जो फूड प्रोवाइड किया गया है उनको 40 दिनों का है, यानी कि 50 लड़कियां हैं, 40 दिन तक वो खाना चल सकता है। इफ़ 30 मोर गर्ल्स ज्वाइन, 30 लड़कियां और ज्वाइन कर लेती हैं हॉस्टल में, ठीक है, ज्वाइन द हॉस्टल, हाउ लॉन्ग विल द डेज दीज प्रोवाइड्स लास्ट। अब बताइए वो खाना वो कितने दिन चल सकता है। जो पहले 40 दिन चल रहा था, लड़कियां ज़्यादा हो गई, खाना कम दिन चलेगा ज़्यादा दिन चलेगा? जी कम दिन चलेगा ना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्या बच्चों, गर्ल्स एंड डेज। गर्ल्स कितनी थी? 50। खाना कितने दिन चल रहा था? खाना चल रहा था भाई 40 दिन। अब 30 लड़कियां और ज्वाइन कर लिया, यानी कि पहले 50 थी ना, मैं यहाँ थोड़ा सा रफ वर्क में आ जाऊँ, इसमें प्लस कर लिया उसने, 30 प्लस कर लिया, और अब लड़कियां हो गई 80। अब लड़कियां कितनी हो गई? 80 हो गई। ये मैंने पेंसिल से लिखना है, आप पेंसिल से लिख लेना। तो 30 लड़कियां मोर देन 30 लड़कियां और आ गई, तो 80 हो गई कुल लड़कियां। अब खाना कितने दिन चलेगा ये हमें पता नहीं, हमें ये मालूम नहीं है। अब बेटा कॉमन सेंस यूज़ करें, खाना कम दिन चलेगा ज़्यादा दिन चलेगा? सोचो जी, कम दिन चलेगा। रेशो एरो क्या आएगा? नीचे। लड़कियां बढ़ रही हैं, एरो कहाँ जा रहा है? ऊपर। एरो की टेल कहाँ है? 80 पे, 80 उतारा। अपाउंड 50, क्या है बच्चों? अपाउंड 50 इक्वल है, एरो कहाँ है? 40, टेल कहाँ है? एक्स पे। ये देखते रहना, जो टेल होगी वो पहले आएगा, हेड होगा वो नीचे आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 80x का क्या होता है बच्चों? 80x। 40 मल्टीप्लाई बाय 50, 40 मल्टीप्लाई बाय 50 आता है बच्चों 2000। क्या आता है बच्चों? 2000। x यहीं रुकेगा और 80 किसके पास जाएगा बच्चों? 2000 के पास। 0 से 0 कट गया। अच्छा जी, चल डायरेक्ट कर लेते, डिवाइडेड बाय 80 कर लेते हैं, 25। तो खाना कितने दिन चलेगा बच्चों? खाना चलेगा 25 डेज। तो कितने डेज चलेगा बच्चों खाना? 25 डेज। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ़ 12 मीटर ऑफ आयरन रॉड, एक आयरन रॉड है जिसकी जो लंबाई है कितनी? 12 मीटर, उसका वेट 42 किलोग्राम है, यानी कि वो कितनी लंबी है? 12 मीटर लंबी है, उसका वज़न जो है वो 42 किलोग्राम है, केजी है। व्हाट विल बी द वेट ऑफ 6 मीटर ऑफ सेम रॉड। अब बता रहे हैं कि 6 मीटर रॉड है, उसका वज़न कितना होगा? चले भाई देखते हैं। सबसे पहले तो आयरन रॉड भी लिख सकते हैं। आयरन रॉड है, कितनी है? 12 मीटर। अच्छा इन मीटर लिख देना बच्चों, इन मीटर में, और उसका वेट कितना है? वेट भी देखना पड़ेगा। वेट कितने हैं बच्चों? किलोग्राम में। वेट कितना है बच्चों? 42 kg। अब कितनी हो गई जी? कम हो गई, 6 मीटर हो गई है, और वज़न कितना होगा हमें पता ही नहीं है, एक्स लगा दिया। अब देखो रॉड छोटी हो रही है, वज़न भी कम होगा, जाहिर सी बात है ना, चीज़ कम हो रही है तो वज़न भी क्या होगा? कम होगा। तो ये हमारा जा रहा है एरो नीचे, और बच्चों ये भी नीचे जाएगा। इस बार डायरेक्ट प्रपोर्शन आई है, डायरेक्ट प्रपोर्शन आई है। टेल कहाँ पर है? 12 पे। अपाउंड क्या आ गया? 6। टेल कहाँ पर है? 42 पे। अपाउंड क्या आ गया? x। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, 12x 12x 252। तो 642 252, x यहीं रुकेगा बच्चों। 252 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि 12 मल्टीप्लाई में इसलिए डिवाइड में आया है, और यहाँ हम डिवाइड करते हैं तो आता है 21। x आपके पास आ गया बच्चों 21।
तो वेट क्या होगा, किलोग्राम में होगा, तो हम क्या लिखेंगे, वेट 21 kg। ये बेटा आपका आंसर है। थोड़ा समझना पड़ेगा। द प्राइस ऑफ कारपेट, एक कारपेट है, उसकी मेजरिंग है 12 फीट लंबा है, नहीं 12 फीट उसकी चौड़ाई है और 25 मीटर वो लंबा है। इतना बड़ा कारपेट है, वो 2500 का आता है, ठीक है। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ कारपेट मेजरिंग 50 फीट बाय 30 फीट, कहते हैं। अब बताइए, अब देखो बच्चों हाइट बढ़ गई है, उसकी वेट उसकी चौड़ाई भी बढ़ गई है, लंबाई भी बढ़ गई है, तो उसका मतलब है ये हमारे पास क्या होगा। चलें इसको हम छोटा सा एग्जांपल करके बताते हैं आपको। ये कारपेट है, ठीक है, कारपेट है, ठीक है। इसके अंदर उसकी क्या बता रहे हैं, उसकी जो 25 उसकी फीट क्या है, लंबाई, चौड़ाई है, सर 25 मीटर उसकी चौड़ाई है और 12 मीटर उसकी लंबाई है। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना, इसका एरिया कितना हो जाएगा, 300। टोटल इसका एरिया होगा 300 मीटर, सही है, 300 मीटर लॉन्ग। लेकिन इसकी प्राइस क्या है, प्राइस क्या है, मैंने लिख दिया इसकी भैया इतनी मीटर लंबा है और चौड़ा है, इसकी प्राइस है 2500। ओके, दूसरा कारपेट बड़ा है, सही है, ये दूसरा कारपेट है, ठीक है। आप इसके अंदर क्या शर्त है, 50 इसका वेट है और इसकी लॉन्ग जो है वो 30 है, तो 50 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1500 मीटर लंबा है। तो और इसकी प्राइस क्या होगी, तो जाहिर सी बात है प्राइस इसकी हमें मालूम करनी है, प्राइस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो स्टार्ट लेते हैं बच्चों क्वेश्चन को। सबसे पहले तो बेटा पहले तो हम लिखेंगे कारपेट हमारे पास है, तो हम लिखते हैं कारपेट और यहाँ पर हमारे पास रुपीस मालूम करने, ठीक है, पैसे प्राइस मालूम करनी, प्राइस लिख सकते हैं, मैंने रुपीस लिख दिया, तो प्राइस लिखिएगा इन रुपीस में, ठीक है, प्राइस है इन रुपीस में। अच्छा जी, कारपेट क्या है बच्चों आपके पास, जो 300 मीटर लंबा है ना, मैंने ये लेंथ और ये मिला कर बता दिया आपको 300 मीटर, 300 जो लंबा है, चौड़ा लंबा है जो है उसका एरिया, और उसकी प्राइस आती है 2500, सही है। अब ये एरिया बड़ा हो गया है, 15 हो गया है, 1500 हो गया है। जाहिर सी बात है जब हमारे पास ये बड़ा हो रहा है कारपेट, हमने बड़ा लेना है तो हमारी प्राइस भी ज़्यादा ही लगेगी ना। छोटी चीज़ लोगे तो छोटे कम पैसे देने होंगे और बड़ी चीज़ लोगे तो ज़्यादा पैसे देने होंगे। ये एरो कहाँ जा रहा है बच्चों, ऊपर, क्योंकि हमें अप हो गया है, क्वांटिटी बढ़ गई है, तो प्राइस भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये कौन सी प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो बेटा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, टेल कहाँ पर है 1500 पे, हेड कहाँ पर है 30 पे, इक्वल टू आ गया x 2500 आ गया बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो करते हैं बच्चों 1500 मल्टीप्लाई बाय 2500 50,000, तो लिख देते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3753 ये हो गया, और 300 को x से करेंगे तो 300x आ गया। अब 300 तो यहीं रुकेगा, सॉरी x यहीं रुकेगा, 300 यहाँ चला जाएगा, डिवाइड करवाएगा बच्चों, और डिवाइड करवाते हैं तो देखो बच्चों क्या होता है, और डिवाइड करा के आता है 12,500, तो हमारे पास क्या आ जाता है 12,500, सही है। ये क्या आ गई, प्राइस आ गई, तो प्राइस क्या आ गई यहाँ पर 12,500। तो बेटा यहाँ पर इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं बता दूँ कंपाउंड प्रोपोर्शन के बारे में। कंपाउंड प्रोपोर्शन वो प्रोपोर्शन होती है जिसमें एक से ज़्यादा क्वांटिटीज़ यूज़ होती हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। तो बेटा देखिएगा कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या होती है, प्रोपोर्शन इन्वॉल्विंग 2 और मोर क्वांटिटीज़ इज़ कॉल्ड कंपाउंड प्रोपोर्शन, यानी कि 1 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा, जब 2 होती है तो प्रोपोर्शन होती है, और जब 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ होती है किसी चीज़ की उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड प्रोपोर्शन कहते हैं। तो आप क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। तो बेटा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं पहले। 100 मैन वर्किंग 8 आवर्स, 100 लोग काम करते हैं 8 घंटे में, 8 घंटे काम करते हैं 100 लोग,
अ डे, एक दिन में 100 लोग 8 घंटे काम करते हैं। कैन कंप्लीट अ जॉब, और जब वो अपनी कंप्लीट करते हैं, जो 35 डेज लगते हैं उनको काम ख़त्म करने में, 35 डेज लगते हैं। तो कितनी चीज़ें आई हैं बच्चों? मैन, आवर्स एंड डेज, 3 चीज़ें आई हैं। तो हम सबसे पहले बना लेते हैं मैन, आवर्स एंड डेज। 100 लोग हैं, साथ साथ करती जाऊंगी, समझाती भी जाऊंगी। 8 आवर्स हैं, काम करें 8 आवर्स एंड 35 डेज में काम पूरा हो रहा है। सही है, पहली लाइन हो गई। हाउ मैनी मैन शुड बी एम्प्लॉयड, कितने और लोग एम्प्लॉयड चाहिए, कितने और मजदूर चाहिए टू फिनिश द जॉब, काम ख़त्म करने के लिए, इन 25 डेज, 25 दिनों के अंदर। जबकि इफ़ दे वर्क 10 आवर्स अ डे, जबकि उन्होंने काम का जो है वो बढ़ा दिया है, 10 आवर्स कर दिए। उन्होंने कहा कितने और मजदूर लगाएं हम, जबकि हम 10 घंटे, पहले तो 8 घंटे काम कर रहे थे, अब 10 घंटे काम करने के लिए दे देते हैं लोगों को, लेकिन काम हमें 25 दिनों के अंदर ही चाहिए। बेटा ये कंपाउंड प्रोपोर्शन है, 3 चीज़ें, 3 क्वांटिटीज़ आ गई हैं, तो ये कंपाउंड प्रोपोर्शन है। अच्छा, इसके लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों, सबसे पहले आपने इसको और इसको या इन दोनों को आपस में कंपैरिजन करना है। उसके बाद अगेन मैन जिसके पास एक्स है, उसी नंबर को डेज़ के साथ कंपैरिजन करना है। बच्चों बहुत ध्यान से देखना है, इसके लिए आपको रेशो की बहुत ज़्यादा सही ज़रूरत पड़ेगी। अगर रेशो गलत एरो गलत लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गया। ठीक है, सबसे पहले देखो कॉमन सेंस यूज़ करना है। ठीक है, जो पूछती हूँ वो अच्छे से अपने माइंड में क्लियर रखना। 100 मैन है, ठीक है, और कितने और चाहिए हमें पता नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ देखते हैं तो बच्चों उसने आवर्स बढ़ा दिए कि वो बंदे जो है ना पहले कम वक्त में काम कर रहे थे, 8 घंटों में कर रहे थे, लेकिन यहाँ वो ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम जनरल नॉलेज वाली बात करें आपके साथ, तो आप कहोगे मिस अगर हम लोग बढ़ा लेंगे, अगर हम लोगों की तादाद में इजाफा करेंगे तो आवर्स जो है वो कम होंगे ना। अगर पहले 100 लोग काम कर रहे थे, 8 घंटे में काम पूरा होता, इसको भूल जाओगे। 100 लोग काम कर रहे थे, 8 घंटे में काम पूरा होता। आप कहोगे मिस अगर हम लोग ज़्यादा कर देंगे, इजाफा कर देंगे लोगों में, तो काम तो जल्दी ख़त्म होगा, लेकिन यहाँ तो काम लिखा हुआ है ज़्यादा घंटे में ख़त्म हो रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास कॉमन सेंस यूज़ करने वाली बात है बेटा। हमने ये देखना है, इसको भूल जाओ, हम ये देखेंगे जब 100 लोग हैं, काम 8 घंटे में ख़त्म हो रहा था, अब लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो काम क्या होगा? जल्दी ख़त्म होगा। काम क्या होगा? जल्दी ख़त्म होगा, यानी कि आवर्स जो है वो कम लगेंगे। तो इन दोनों के दरमियान अगर रिलेशन चेक करें तो रिलेशन इनमें इन्वर्स हो रहा है। लोग बढ़ाएंगे तो काम जो है वो जल्दी ख़त्म होगा, जल्दी टाइम में ख़त्म होगा। अभी दिनों को भूल जाओ, ठीक है, अभी दिनों को भूल जाओ। कॉमन सेंस वाले मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे, सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि अगर जितने लोग हैं 100 8 घंटों में काम कर रहे हैं, और अगर मैं 110 लोग कर देती हूँ, 10 लोग बढ़ा देती हूँ, तो काम जल्दी ख़त्म होगा, कम ख़त्म होगा? जी जल्दी ख़त्म होगा ना, कम टाइम लगेगा ना। तो इसका मतलब है यहाँ होगा इन्वर्स प्रोपोर्शन। अगर ये ऊपर जा रहा है ना तो इसको हम अपनी मर्ज़ी से नीचे रखेंगे। क्यों रखेंगे नीचे? क्योंकि हम अगर कॉमन सेंस यूज़ करते हैं, इनकी फिगर को मत देखो, इनके नंबर्स में मत जाओ, सिर्फ ये सोचो, कॉमन सेंस यूज़ करो कि अगर इंसान ज़्यादा हो जाएंगे, लोग ज़्यादा हो जाएंगे, काम कम वक्त में ख़त्म होगा। समझ आ रही है बात? तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है ना वो इन्वर्स रिलेशन है। अब इसको हटा देते हैं, अब इसकी तरफ आते हैं। तो बेटा इसकी तरफ आते हैं हम, और हम देखते हैं बच्चों क्या होता है यहाँ पर। तो अब गौर करेंगे, यहाँ पर बंदों में इजाफा कर रहे हैं, दिनों में क्या होगा? कमी आएगी। दिनों में क्या आएगी? कमी आएगी, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग डालेंगे उतने दिन कम लगेंगे। यहाँ पर क्या, आगे देखते हैं, ज़्यादा लोग होंगे, अगर मैं यहाँ लोगों की तादाद में इजाफा करूँगी तो मुझे क्या लगेंगे? दिन कम लगेंगे। तो इसका मतलब है एरो क्या जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि दिन जो है वो कम लगेंगे अगर मैं इनकी तादाद में इजाफा करूँगी। तो इसके दरमियान भी इन्वर्स प्रोपोर्शन आ रही है, इसके दरमियान भी इन्वर्स प्रोपोर्शन आ रही है मैन के मुकाबले में। ओके बच्चों, क्लियर है? हमने क्या कहा दोबारा सुन लो एक बार क्लियरली। तो बच्चों ये हमने आपको कहा है कि अगर लोग ज़्यादा होंगे, कॉमन सेंस यूज़ करना है, अगर लोग ज़्यादा होंगे तो टाइम कम लगेगा। फिगर मत देखो, सिर्फ ये देखो, अगर लोग ज़्यादा होंगे तो टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा, एरो हमेशा नीचे जाएगा। ओके हो गया? अब इसको छुपाओ, यहाँ पर देखो, अगर लोग ज़्यादा होंगे तो दिन क्या लगेंगे? कम लगेंगे, एरो क्या होगा? नीचे जाएगा। ओके हो गया? अब स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बेटा देखिएगा टेल कहाँ पर है? एक्स पे, तो हम लिखेंगे एक्स अपॉन 100। सही है, यहाँ हम इक्वल लगाएंगे, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, 3 प्रोपोर्शन में ये करते हैं, जिसके साथ एक्स होता है ना वो इक्वल से एक साइड पे आता है,
बाकी ये दोनों जो है ना, टैल कहाँ पर है 35 पे, तो बेटा 35 पे हमारा ये टैल है, तो हम लिखेंगे 35/25। अगर कैंसिलेशन हो रही है तो कैंसिलेशन कर लें, नहीं तो मल्टीप्लाई कर लें, एक ही बात है बच्चों, क्योंकि आपको जो इजी लगे वही करेंगे। अगर कैंसिलेशन हो रही है तो कैंसिलेशन करके देखते हैं, हो तो रही है वैसे। 5 7 ज़ा 35, ओके, 5 5 ज़ा 25 हो रही है। और कैंसिलेशन हो, इनकी भी आपस में हो रही है। 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10, हाँ हो रही है कैंसिलेशन। 4 7 ज़ा 28, सही है। 5 5 ज़ा 25 और यहाँ पर आ गया x/100 एज इट इज़। अब बच्चों आसान फॉर्म हो गई है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 25x ज़ा तो आ गया 25x और 128 ज़ा क्या आ गया 2800। अब x यहीं रुकेगा बच्चों, 25 नीचे आ जाएगा 2800 के, हाथ नहीं पड़ रहा है थोड़ा सा इस वजह से। 2800 डिवाइडेड बाई 25, 112 आ रहा है बच्चों। तो हमें कितने मोर देन चाहिए, हमें 1200 मैन मज़ीद चाहिए। कितने मैन चाहिए, 112 मैन चाहिए, तब काम ख़त्म होगा। तो क्लास इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।